हे गाइस, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर्म जीएसटीआर 9 के बारे में, एनुअल रिटर्न के बारे में फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। हाँ जी दोस्तों, टेबल वाइज अपडेट बताऊंगा मैं आपको। हालांकि गवर्नमेंट जो है पुराने एनुअल रिटर्न फॉर्म को ही फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर लेकर आई है, कुछ टेबल को बदल के। तो समझ लेते हैं क्या है बदलाव नए फॉर्म के अंदर, फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर 19-20 के लिए। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करने वाला हूं मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 79/2020, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को इशू हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को इशू करके गवर्नमेंट ने यहाँ फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर बदलाव किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। तो समझ लेते हैं दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों ये है इसका 11 पॉइंट, यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 9 के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए क्या क्या बदलाव होगा समझते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि 8C के अंदर जो कॉलम 2 है उसके अंदर जो एंट्री है, ये वाला जो पुरानी वाली एंट्री है उसको सब्सिट्यूट किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई, जीएसटीआर 9 का 8C कॉलम 2 के अंदर जो रिपोर्ट करना होगा ये रिपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म जीएसटीआर 9 को भी साथ में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्म जीएसटीआर 9 को ओपन कर लिया मैंने। दोस्तों यह है फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करें 8C के अंदर कॉलम 2 को यहाँ पे सब्सिट्यूट किया जा रहा है। तो मैं 8C खोल लेता हूँ, 6 हो गया। ये है दोस्तों टेबल 8, ठीक है, जहाँ पे हमें अदर आईटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जहाँ पे आपका 2A का आईटीसी ऑटो उठ के आता है, ठीक है। तो ये है 8C। पहले क्या थी यहाँ पे रिपोर्टिंग, पहले हमें यहाँ पे देना होता था आईटीसी 17-18 के लिए और 18-19 के लिए अलग अलग है। तो आईटीसी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर उन आईटीसी को छोड़ के जो आपने इम्पोर्ट पे लिया है या फिर आरसीएम के ऊपर लिया है, ठीक है, लेकिन सर्विस से रिसीव किया है जो एससीजेड से है, एससीजेड यूनिट से है, तो उस आईटीसी को इंक्लूड किया जाएगा। 17-18 के अंदर आपने रिसीव किया आईटीसी को, लेकिन अवेल किया उस तरह के आईटीसी को 18-19 में, या फिर आपने 18-19 के अंदर आपने आईटीसी का रिसीव हुआ आपको, ठीक है, उस तरह का आईटीसी, लेकिन आपने अवेल किया अप्रैल 19 से सितंबर 19 तक। तो उस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग आपको इस यहाँ पे देनी थी टेबल 8C में, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आईटीसी जो आपने लिया इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर, उन आईटीसी को छोड़ के जो इंपोर्ट्स के ऊपर है या फिर आरसीएम के अंदर है, ठीक है, लेकिन जो सर्विस पे आईटीसी है एससीजेड यूनिट से लिया है वो वाली आईटीसी इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। जो आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया और क्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि जो लॉ के अंदर आईटीसी को क्लेम करने की डेट है वो कब की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 19-20 की, तो 19-20 की अगर आईटीसी आपने पिछले साल का आपका 19-20 का आईटीसी रह जाता है तो आप 20-21 के अंदर आईटीसी जो है वो सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B जाएगी उसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। यानी 20 अक्टूबर तक आपकी सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B जाएगी, और जो 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है उनकी 22 और 24 है। तो उस हिसाब से 19-20 का आईटीसी रहता है तो सितंबर की 3B में आप ले सकते हैं। सितंबर तक आपको यहाँ पे क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। अप्रैल टू सितंबर जो लिखा हुआ आ रहा था उसको यहाँ पे सब्सिट्यूट करिए। गवर्नमेंट सीधा बोल रही है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आपने आईटीसी रिसीव किया इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने आईटीसी लिया लेकिन क्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर की 3B तक, अगले साल की जो सितंबर की 3B तक है, तो उस तरह की रिपोर्टिंग आपको 8C में देनी होती है। 19-20 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट इस टेबल के अंदर यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 5 है उसके अंदर ये वाली हेडिंग जो है वो सब्सिट्यूट किया जा रहा है, पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। इसको भी हम 9 पे आ जाते हैं। 9 पे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पार्ट 5 जो है ये है पार्ट 5, हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू अपनी सप्लाई बढ़ा दी या अपनी सप्लाई रिड्यूस कर दी या रिवर्सल की आईटीसी या आईटीसी क्लेम किया, ये सभी हमारी पिछले साल से रिलेटेड होती थी। तो पिछले साल का जो आईटीसी है वो आप अप्रैल से सितंबर तक लेते हैं, ये सप्लाई बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होती थी। 17-18 और 18-19 के लिए इस तरह से गवर्नमेंट ने हेडिंग दे रखी थी। अब यहाँ पे इस तरह की जो हेडिंग है ये वाली हेडिंग, ठीक है दोस्तों, और ये वाली हेडिंग, दोनों हेडिंग को बदल रही है। यहाँ पे सीधा बोल रही है 19-20 का जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन है अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, मतलब 20-21 के अंदर किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग आप दे सकते हैं। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब क्या हो गया, सितंबर की 3B तक अगर आपने किया है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले पॉइंट में, जो पैराग्राफ 2 है। पैराग्राफ 2 के बाद एक नया
पैराग्राफ ऐड किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर 2A। तो मैं फॉर्म GSTR 9 का जो इंस्ट्रक्शन है उसे ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे हम चलते हैं पैराग्राफ 2 पे। ये पैराग्राफ फर्स्ट है, ये है पैराग्राफ 2। ये देख सकते हैं पैराग्राफ 2 में पहले क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए GSTR 1 और GSTR 3B फाइल होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर R1 और 3B फाइल नहीं होगी तो आप एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या ऐड किया जा रहा है 2A के अंदर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेबल 4, 5, 6 में जो वैल्यू आएगी वो उसी फाइनेंशियल ईयर की आएगी जो उस ईयर से रिलेटेड है। और अगर कोई वैल्यू पिछले साल की है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की है, उस तरह की वैल्यू आप टेबल नंबर 4, 5, 6 या 7 में रिपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए 19-20 का कोई भी ट्रांजैक्शन है आपका टेबल 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर, तो आप 19-20 के ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर इससे पिछले साल का है, दैट मीन्स अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन 18-19 का है, तो यहाँ पे आप इस तरह की रिपोर्टिंग इस टेबल में नहीं कर पाएंगे, नहीं टेबल 4, 5, 6, 7 में। एक बार मैं टेबल 4, 5, 6 ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों बात करूँ टेबल 4 में आप अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बनता है, और टेबल 5 में आप अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं जिसके अंदर आपका टैक्स पेबल नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद टेबल 6 में आप ITC की डिटेल देते हैं, ठीक है। और टेबल 7 में जो है वो ITC का जो रिवर्सल है उसकी डिटेल देते हैं। तो ये सभी डिटेल आप 19-20 की जो डिटेल होगी वही आप इसके अंदर देंगे। अगर इससे पिछला कोई भी रह जाता है आपका, जैसे 18-19 की कोई भी वैल्यू रह गई, आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर 19-20 वाले में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 के अंदर ये 2 पैराग्राफ ऐड किया जा रहा है, A और B। समझ लेते हैं क्या है A और B। सबसे पहले पैराग्राफ 4 पे आ जाता हूँ मैं। ये है दोस्तों पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि पार्ट सेकंड के अंदर जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है या आपने एडवांस रिसीव किया है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और कोई आपकी एडिशनल लायबिलिटी रहती है उस ईयर से रिलेटेड जो आप अपनी GSTR 1 के अंदर या फिर GSTR 3B में रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो वो आप यहाँ पे अपने एनुअल रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं बात करूँ 19-20 के अंदर जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है या टैक्स पेबल नहीं बना है, दोनों ही वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट सेकंड के अंदर आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो अगर आप 19-20 की अपनी GSTR 1 और GSTR 3B में रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जो भी आपकी एडिशनल लायबिलिटी है वो आप पार्ट सेकंड के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आप अपनी R1 या 3B में रिपोर्ट नहीं कर पाए। अब समझ लेते हैं A के अंदर गवर्नमेंट क्या बोल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि जो एडिशनल लायबिलिटी वाला जो वर्ड था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 का आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके जगह पे एक और फाइनेंशियल ईयर है वो ऐड किया जा रहा है 19-20 का भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें B वाले पॉइंट में गवर्नमेंट करिए कि जो टेबल है पैराग्राफ 4 के अंदर, जो टेबल है उस टेबल के अंदर जो सेकंड कॉलम है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 लिखा है, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 को सब्स्टिट्यूट कर रही है। मतलब कि मैं बात करूँ ये है टेबल दोस्तों, देख सकते हैं ये है सेकंड कॉलम, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी 17-18, 18-19 के लिए, जहाँ पे ये वर्ड लिखा होगा 17-18, 18-19, वहाँ पे आपको पढ़ना होगा 17-18, 18-19 और 19-20, जैसे कि यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे 19-20 भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बात करें बेसिकली यहाँ पे राहत क्या दी थी 4I के अंदर, गवर्नमेंट बोल रही थी यहाँ पे कि 17-18 और 18-19 के लिए आपको क्रेडिट नोट की जो डिटेल है वो अलग अलग नहीं देनी है, जैसे कि B2B सप्लाई का, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई का, या डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई का, या एक्सपोर्ट सप्लाई की, सबके लिए अलग अलग क्रेडिट नोट की डिटेल ना देके जो आपकी सप्लाईज है वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट लिख सकते हैं 4B से लेके 4E तक। चलिए मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों ये है टेबल 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेबल 4 है 4A से लेके 4E तक, यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखेंगे वो क्रेडिट नोट लेस करके लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन दे दिया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट करिए कि 19-20 के लिए भी आप यहाँ पे इस तरह की वैल्यू को लिख सकते हैं। 19-20 के लिए भी ये ऑप्शन गवर्नमेंट दे रही है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ बोलती है गवर्नमेंट पैराग्राफ 5 के अंदर टेबल में सेकंड कॉलम में सीरियल नंबर 6B में
दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो ब्रेकअप दे सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैपिटल गुड्स में, या फिर वो एंटायर जो अमाउंट है वो ब्रेकअप दे सकता है रिमेनिंग अमाउंट को इनपुट में या इनपुट सर्विस के अंदर। मतलब कि या तो वो ब्रेकअप वाइज रिपोर्टिंग कर दे कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विस का या इनपुट का, या फिर वो सारा का सारा अमाउंट इनपुट वाले रॉ के अंदर रिपोर्ट कर सकता है, जैसे कि 17-18 और 18-19 के अंदर था। उसी प्रकार से 19-20 में भी गवर्नमेंट यहाँ पे ऑप्शन दे रही है, या तो आप अपनी आईटीसी की डिटेल को ब्रेकअप वाइज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को लिख सकते हैं, जैसे इनपुट का, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस को अलग अलग करके, या फिर आप इनपुट वाले रॉ में इकट्ठी सभी वैल्यू को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें 6C में, सीरियल नंबर 6C है और सीरियल नंबर 6D है के अंदर, जहाँ पे इनपुट रॉ ओनली जो लिखा हुआ था, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है फाइनेंशियल ईयर 19-20 वाला जो अभी आपने देखा, यहाँ पे जो चेंज किया गवर्नमेंट ने 6B के बाद, ये वाला पूरा का पूरा सेंटेंस यही एज इट इज़ इंसर्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन बचता है कि वो अपना आईटीसी की जो डिटेल है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सर्विस के अंदर रिपोर्ट कर दे, या फिर इनपुट वाले रो में पूरी की पूरी वैल्यू को रिपोर्ट कर दे। 6C और 6D के अंदर ऐसा बोला है। तो हम एक बार टेबल पे आ जाते हैं, 6C और 6D समझ लेते हैं। ये है दोस्तों टेबल 6C ये है और 6D ये है। 6C के अंदर आपको जो आपकी आरसीएम वाली वैल्यू होती है, आरसीएम वाला जो आईटीसी है रजिस्टर्ड पर्सन से और अनरजिस्टर्ड पर्सन से दोनों ही, आप चाहे तो आप इसको अलग अलग दे दें, इनपुट का अलग, कैपिटल गुड्स का अलग, इनपुट सर्विस का अलग, या फिर आप इनपुट वाले रो में पूरी की पूरी वैल्यू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है। तो दोस्तों उसके बाद बात करें टेबल 6C 6D, इन टेबल डी ओनली के अंदर जो वर्ड है फाइनेंशियल ईयर 17-18 18-19 उसे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 18-19 और 19-20। बेसिकली हम बात करें फॉर्म पे समझाता हूं दोस्तों, 6C और 6D हमें आरसीएम की डिटेल देनी होती थी। आरसीएम वाला जो आईटीसी है, पहला है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, दूसरा है रजिस्टर्ड पर्सन से। जो रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम आपने लिया, यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे डी में, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आईटीसी लिया है जो आपने, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इन दोनों की अलग अलग रिपोर्ट देने की जगह पे आप डी के अंदर कंसोलिडेटेड वैल्यू दे सकते हैं। ये केवल 17-18 और 18-19 के लिए था, अभी गवर्नमेंट 19-20 के लिए भी इस वाले ऑप्शन को दे रही है। उसके बाद बात करें सी वाले पॉइंट में, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि 6E के अंदर ये वाला जो सेंटेंस है वो एंट्री जो है सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि आईटीसी का ब्रेकअप दे दे, जैसे कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस के अंदर, या फिर इकट्ठी वैल्यू को वो इनपुट रो में रिपोर्ट कर सकता है। 6E के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है ऐसा। 6E कौन सी हो गई? ये हो गई इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का जो आईटीसी होता है उसकी डिटेल आप इनपुट वाले रो में इकट्ठा दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है कि 7A 7B 7D 7A से लेके 7H तक की जो एंट्री है फाइनेंशियल ईयर 17-18 18-19 के लिए, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको ऑप्शनल कर दिया था कि इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोली है कि 17-18 18-19 और 19-20 के लिए भी ये ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, टेबल 7 पे आ जाते हैं। ये टेबल 7 पे है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अगर कोई आपका रिवर्सल रहता है, आपके पास डिटेल नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं इसकी डिटेल, तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जितनी भी रिपोर्टिंग है आप वो H वाले टेबल के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो रिवर्सल है उसकी रिपोर्टिंग आप सेपरेटली करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात कर लेते हैं 8A के अंदर। 8A के अंदर ये वाली एंट्री सब्स्टिट्यूट की जा रही है। क्या दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो 19-20 के लिए आईटीसी जो आपकी आएगी डिटेल उठ के 2A का, वो जो 1 नवंबर 2020 तक जनरेट होगा, एज ऑन 1 नवंबर 2020 तक जो जनरेट होगा 8A के अंदर जनरेट होके आएगी 2A वाला जो डाटा होता है। दोस्तों बात करें सीरियल नंबर 8C के अंदर, ये वाली एंट्री इंसर्ट की जा रही है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम बात करें 8C के अंदर ये वाली एंट्री इंसर्ट की जा रही है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो एग्रीगेट वैल्यू आपको देनी है आईटीसी का, जो आपने इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर लिया है, ठीक है, आरसीएम वाली सप्लाई को छोड़ के जो सप्लाई है सर्विस SEZ वाली सर्विस है उसको इंक्लूड करना है, उसका जो आईटीसी है उसको इंक्लूड करना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आपने जो क्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल आपको देनी होती है। ठीक है, जिसके लिए एनुअल रिटर्न फाइल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 19-20 का आईटीसी जो भी आपने लिया 20-21 के अंदर, ठीक है,
2021 के अंदर आपने लिया सितंबर की 3B तक, मतलब 20 अक्टूबर तक, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे 8C के अंदर देनी होगी। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पैराग्राफ 7 के अंदर, यहाँ पे चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि जो अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 वाला जो वर्ड है उसके जगह पे ये वाला वर्ड सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो पार्ट 5 के अंदर ट्रांजैक्शन है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन उसे पे किया गया है जीएसटी 3B के अंदर अप्रैल से सितंबर तक की, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद टेबल 10-11 के अंदर बात करें फाइनेंशियल ईयर 20-21 का कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी रहता है अमेंडमेंट के थ्रू, फॉर्म जीएसटीआर 9 का जो टेबल 9A है, 9B है और 9C, ठीक है, अप्रैल से सितंबर तक किया है आपने, तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे सीरियल नंबर 12 के अंदर, जहाँ हमें पार्ट 5 के अंदर डिटेल देनी होती थी, टेबल नंबर 12 और 13 जो है आईटीसी रिवर्सल का और आईटीसी क्लेम का, फॉर्म पे ले चलता हूँ। यह है 12, पिछले साल का कोई भी आईटीसी आपने इस साल रिवर्स किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती थी, और पिछले साल का कोई भी आईटीसी आपने इस साल क्लेम किया है तो उसकी डिटेल देनी होती थी। यहाँ भी गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑप्शनल कर दिया था इस टेबल को 17, 18 और 18, 19 के लिए। अब दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे 19, 20 के लिए भी इस टेबल को ऑप्शनल कर रही है, इसको भरने की जरूरत नहीं है, चाहे तो भर सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करें पैराग्राफ 8 के अंदर जो सेकंड कॉलम है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 लिखा है, उस वर्ड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 को सब्स्टिट्यूट कर रही है। मतलब कि फॉर्म ये में आ गया फॉर्म जीएसटीआर 9 पे, ये है पैराग्राफ 8। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है टेबल 5A, 5B, 5C, 5D के लिए है, तो यहाँ पे जो 17, 18 के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन लिया था ये 19, 20 के लिए भी है। टेबल 15A, 15B, 15C, 15D 17, 18 के लिए ये सभी टेबल ऑप्शनल थी और 19, 20 के लिए भी इसे ऑप्शनल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक साल और जोड़ रही है, 19, 20 का भी गवर्नमेंट इसे ऑप्शनल कर रही है। 15E, 15F, 15G को भी यहाँ पे 17, 18 के लिए ऑप्शनल कर दिया था, यहाँ भी ऑप्शनल कर रही है 19, 20 के लिए। 16A को भी ऑप्शनल कर दिया था और 16B को भी, 16C को भी और 17 और 18 को भी ऑप्शनल कर दिया था 17, 18, 18, 19 के लिए। अब 19, 20 के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे ऑप्शनल कर रही है। मतलब कि आपको टेबल पे ले चलता हूँ दोस्तों, चलिए फॉर्म पे आ जाते हैं एक बार। यह है दोस्तों फॉर्म, यह है दोस्तों जीएसटी 9 का फॉर्म। ये पर्टिकुलर ऑफ डिमांड और रिफंड से रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी होती थी, तो यहाँ पे 15A, B, C, E, T, E, F, G की टेबल को ऑप्शनल कर दिया है, भरने की जरूरत नहीं है 19, 20 में भी। उसके बाद 16 को भी ऑप्शनल कर दिया, जहाँ पे आपको डिटेल देनी होती थी सप्लाई जो आपने रिसीव किया कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से, या डीम्ड सप्लाई है अंडर सेक्शन 143 के अंदर, या गुड्स भेजा है आपने अप्रूवल बेसिस पे लेकिन रिटर्न नहीं हुआ है, तो उस तरह की डिटेल भी आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। 19, 20 में भी इसको ऑप्शनल कर दिया। टेबल नंबर 17 जहाँ पे आपको आउटलेट सप्लाई के एचएसएन कोड की डिटेल देनी होती थी, इसको ऑप्शनल कर दिया। टेबल नंबर 18 जहाँ पे आपको इनवर्ट सप्लाई के एचएसएन कोड की डिटेल देनी होती थी, इसको भी ऑप्शनल कर दिया, इसको भी भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट ने बहुत सारी राहत दे दी है फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर। उसके बाद नीचे करते हैं तो 9C शुरू हो जाता है, तो ये है फॉर्म जीएसटीआर 9 अंदर नया बदलाव, एक नया फॉर्म। देखते हैं पोर्टल पे किस तरह से फॉर्म आता है, क्या क्या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होती है 19, 20 का। जैसे ही फॉर्म पोर्टल पे आएगा दोस्तों, मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।